नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। तो राजनाथ सिंह ने आज उत्तराखंड में वर्चुअल रैली को संबोधित किया है। दिल्ली बीजेपी ऑफिस से राजनाथ सिंह ने वर्चुअल रैली को आज संबोधित किया और राजनाथ की इस रैली के लिए पूरे प्रदेश की सभी विधानसभाओं में मंच बनाए गए थे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि जब उत्तराखंड राज्य बना था तब मैं यूपी का मुख्यमंत्री था और उत्तराखंड के हर क्षेत्र में गया हूं। राजनाथ सिंह ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तारीफ की और भराड़ीसैंण कोविड केयर सेंटर की भी तारीफ की। राजनाथ सिंह ने इसके अलावा कहा कि मोदी सरकार के 6 वर्ष के कार्यकाल में देश आगे बढ़ा है और हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंच गई है। साथ ही राजनाथ ने कहा है कि कोरोना से हमारी लड़ाई बेहतरीन चल रही है और हम आज पीपीई किट बनाने के साथ अन्य देशों को बेच भी रहे हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने लिपुलेख रोड का भी जिक्र किया और कहा कि अब मानसरोवर यात्रा का समय 6 दिन कम समय होगा। राजनाथ ने कहा कि पड़ोसी देश नेपाल को कुछ गलतफहमियां हो गई हैं, लेकिन हमारा नेपाल के साथ कई तरह के रिश्ते हैं जिसमें आध्यात्मिक रिश्ता भी है और इस संबंध को कोई चाहकर भी नहीं बदल सकता। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस दौरान रैली को संबोधित किया और पहली बार मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना से हो रही मौतों को माना स्वीकार किया। सीएम ने कहा कि राज्य में कोरोना के कारण मौत हो रही है, अन्य बीमारियों से भी मौत हुई है और इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। सीएम ने कहा कि लॉकडाउन का फैसला प्रधानमंत्री ने बेहद साहसिक फैसला लिया था और हम एक एक प्रवासी को वापस घर लेकर आएंगे, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 2017 में किए गए वादों में और घोषणाओं में से 85% पूरी की जा चुकी है। सीएम ने कहा कि राज्य में कोविड से लड़ने के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। आईसीयू हर जिले में आईसीयू का गठन किया है। हमने 400 डॉक्टर इन 4 महीनों में भर्ती किए हैं। अभी भी भर्ती की प्रक्रिया चालू है। हम एक उत्तराखंड वासी की सुरक्षा के लिए, उसको जो मेडिकल एड चाहिए, उसके लिए आज ये राज्य तैयार है। मुझे मीडिया के लोगों ने पूछा कि आपके पास पैसा है? मैंने कहा मेरे पास कोविड के लिए लड़ने के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है। पत्रकार मुझे पूछते कि मुख्यमंत्री, अन्य मुख्यमंत्री कह रहे हमारे पास पैसा नहीं है। मैंने कहा मेरे पास पर्याप्त पैसा है। मैं आज फिर कहना चाहता हूं, मेरे पास पर्याप्त पैसा है कोविड से लड़ने के लिए। अभी तो हम 1/10वां भी खर्च नहीं कर पाए। देहरादून चलते हैं। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी हमसे सीधा लाइव जुड़े हुए हैं। सुनील, एक वर्चुअल रैली, एक नए तरह की आप कह सकते चीज इजाद की है भारतीय जनता पार्टी और तरह तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं। आज राजनाथ सिंह ने जिस तरह से संबोधित किया उसको किस तरह से समझा जाए और साथ ही साथ में त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं है और 85% हमने वादे थे वो पूरे कर लिए, किस तरह से समझा जाए इसको? देखिए आशीष, पहले मैं थोड़ा सा खाका आपको बता दूं वर्चुअल रैली का कि दिल्ली से राजनाथ सिंह और जो प्रदेश प्रभारी हैं श्याम जाजू वो कनेक्ट थे। तो भाजपा के हेडक्वार्टर में, प्रदेश हेडक्वार्टर में यहाँ पर स्वयं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत मौजूद थे और प्रदेश के अन्य शीर्ष नेता यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा 70 की 70 विधानसभाओं से भी भाजपा के जिलाध्यक्ष और जो जिला स्तरीय नेता थे, कहीं विधायक थे, वो सीधे तौर पर इस रैली से वेब लिंक के जरिए कनेक्ट थे। भाजपा का ये दावा है कि यूट्यूब और तमाम मंचों पर इस रैली को, जो 1 से 2 घंटे का एक कार्यक्रम चला, 3.5 लाख लोगों ने इस रैली को सीधे तौर पर देखा। इस रैली का संबोधन खुद जब राजनाथ सिंह ने किया तो उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जमकर तारीफ की। खासकर उन्होंने भराड़ीसैंण का जो कोविड केयर सेंटर है, कोविड के मैनेजमेंट में उस सेंटर का उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि केंद्रीय टीम ने जब इस सेंटर का निरीक्षण किया तो उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर पाई और उन्होंने दिल्ली जाकर भी इस सेंटर की सराहना की। तो मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को आश्वस्त किया कि राज्य में कोरोना की जंग के खिलाफ पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने लोगों को यह भी आश्वस्त किया कि जितने भी प्रवासी हैं, राज्य सरकार एक एक प्रवासी को वापस उसके घर पर लाएगी। ये राज्य सरकार की अपनी प्रतिबद्धता है। लिपुलेख का जहां तक सवाल है, राजनाथ सिंह ने पूरी दृढ़ता के साथ ये बात कही कि नेपाल के साथ भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता है और सिर्फ ये भावनात्मक रिश्ते ही नहीं है, नेपाल के साथ आध्यात्मिक रिश्ते से भी भारत जुड़ा हुआ है। उन्होंने पशुपतिनाथ का जिक्र किया, भगवान केदारनाथ का जिक्र किया कि पशुपतिनाथ में जहां भगवान पशुपतिनाथ का अग्रभाग है नेपाल में, तो वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में उनका पृष्ठभाग स्थित है। तो उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक रूप से भारत और नेपाल के रिश्ते आपस में जुड़े रहे हैं। लिपुलेख जो सड़क बनी, जो 80 किलोमीटर की सड़क बनी, उन्होंने कहा कि मानसरोवर यात्रा मार्ग का एक नया लिंक भारत ने खोजा है, भारत ने इसको अस्तित्व दिया है।
इस लिपुलेख सड़क के कारण नेपाल के बीच कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इन गलतफहमियों को जल्द ही मिल बैठकर तय कर लिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि यदि कोई सोचता है कि इसके कारण भारत और नेपाल के बीच के रिश्ते खराब हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि इस गलतफहमी को दूर कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो बेहद प्रभावशाली ये रैली रही है। उन्होंने केंद्र सरकार के कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2013 में जहां भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में पूरी दुनिया में 9वें स्थान पे था, तो पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने इसको 5वें स्थान पर ला दिया। उनका कहना है कि मोदी सरकार के लक्ष्य है कि भारत आने वाले सालों में दुनिया के टॉप 3 उन कंट्रियों में शामिल हो जाएगा जो अर्थव्यवस्था के मामले में सबसे रिच कंट्री हैं, जो सबसे बड़े आकार की अर्थव्यवस्था रखते हैं। उनमें भारत को शामिल कराना ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला लक्ष्य है। सुनील, लगता तमाम मुद्दों पर उन्होंने सुनील, एक चीज लगती नहीं यहाँ पर कि जिस तरह से ये बयान आज दिए गए, ये काफी बड़े बयान है, चाहे वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा वो बयान राजनाथ सिंह ने जो दिया कि हम अर्थव्यवस्था में नंबर 5 पर है, क्योंकि जो स्थिति अर्थव्यवस्था की जो देश में कमर टूटी है उससे सभी वाकिफ हैं, सभी से जानते हैं, समझते हैं। और जो दूसरी बड़ी बात जो आज मुख्यमंत्री साहब ने कही कि पैसों की कोई कमी नहीं है, क्या विपक्ष इन चीजों को भुनाएगा आगे? क्या लगता है कि उत्तराखंड में सियासी बयान से चलेगी इस चीज के बाद, इस बयानों के बाद? देखिए आशीष, बिल्कुल ये तो एक परंपरा ही रही है कि जब भी सत्ता पक्ष या विपक्ष की कोई सभा होती है उसके बाद इस पे क्रॉस रिएक्शन आता है। और खासकर जब अर्थव्यवस्था की बात हो, जब सब देख रहे हो कि अर्थव्यवस्था की एक तरह से हम कह सकते हैं कि कमर टूट गई है, हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन भाजपा ने और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ ने इसको इस बात से काउंटर किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज घोषित किया, वो जो ये उद्योग है, जो एमएसएमई सेक्टर है, उसको संभालने के लिए, जो बेरोजगारी, ताकि बेरोजगारी न हो, ताकि लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सके, इसके लिए ये 20 लाख करोड़ का आर्थिक जो पैकेज घोषित किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इन प्रयासों की पूरे विश्व ने भी सराहना की है और खासकर कोविड के इस काल में जिस तरह से प्रधानमंत्री एक के बाद एक शासित निर्णय ले रहे हैं। रोकूंगा आपको, एक खबर और बता देते, उसके बाद एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे। तो ये खबर बहुत ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि राजनाथ सिंह ने जब आज वर्चुअल रैली की तो इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष यानी बंशीधर भगत राजनाथ सिंह का मंत्रालय ही भूल गए। बंशीधर भगत ने अपने संबोधन में रक्षा मंत्री को देश का यशस्वी गृह मंत्री कह दिया। यही नहीं, इसके आगे भी भगत ने अपनी गलती को नहीं सुधारा और फिर दोबारा बंशीधर भगत ने राजनाथ सिंह को देश का गृह मंत्री कहा। भगत ने कहा कि राजनाथ सिंह 2 बार के देश के गृह मंत्री हैं। तो ये बड़ी खबर इसलिए हो जाती क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष है सुनील नो प्रभात हमारे साथ बने। सुनील, एक बार फिर से आएंगे आपको। प्रदेश अध्यक्ष है बंशीधर भगत जी और ये बयान क्या समझा जाए? देखिए आशीष, मैं खुद वहां पर मौजूद था जब बंशीधर भगत ने राजनाथ सिंह को गृह मंत्री कहकर संबोधन किया और यही नहीं, उन्होंने दूसरी बार भी जब इस सेंटेंस को रिपीट किया तो तब भी भूल सुधार नहीं किया। अमन, हम ये मान लेते हैं कि जुबान फिसल जाती है जब खासकर आप वर्चुअल रैली में, जब आपको ये आदत हो कि हजारों लोग सामने खड़े हों और फिर जब वर्चुअल रैली में आपको एक कमरे में चंद लोगों के सामने भाषण देना हो, तो मान भी लें कि अगर आपकी जुबान फिसल गई तो उसको भूल सुधार कर लिया जाता है। लेकिन जब उन्होंने दूसरे तीसरे सेंटेंस में इस बात को रिपीट किया तो ये तय हो गया कि हमने ये मान लिया कि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सच में उनको शुरुआती दौर में राजनाथ सिंह का मंत्रालय तक याद नहीं रहा या उनको इसका ज्ञान नहीं था, ये तो वो अच्छे से जानते होंगे। लेकिन जो शुरुआती तौर पर देखने को मिला कि आपने 2-3 बार लगातार गृह मंत्री होने का जिक्र किया तो आपको इस मंत्रालय की जानकारी नहीं थी। और बंशीधर भगत पहले भी ऐसे कई बयानों के लिए चर्चा में सुनील, आप एक चीज तो यहाँ पर साफ होगी कि इससे जो है किरकिरी जरूर होगी प्रदेश में बंशीधर भगत की और उसको जो है विपक्ष भी काफी चुटकी इसको लेगा। ये तस्वीरें भी हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, टिहरी जिले में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वर्चुअल रैली बीजेपी उन्होंने की है। कार्यकर्ता जुड़े और बीजेपी कार्यकर्ता में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राजनाथ सिंह को सुना। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुवैल ने इस मौके पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस इस महामारी के दौर में भी राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं और वर्चुअल रैली को पैसे की बर्बादी बता रहे हैं। वर्चुअल रैली में कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है और इसमें देश की जनता सीधे इंटरेक्ट हो रही है, जुड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के पास कुछ कहने के लिए नहीं है और फिर कांग्रेस पार्टी को मेरी चुनौती है कि उन्होंने इस कोरोना महामारी के, वैश्विक महामारी का ये कार्यकाल था, इस समय में उन्होंने कोई भी रचनात्मक काम नहीं किया। वो बताएं उन्होंने कितने स्थानों पर भोजन बांटा है, वो बताएं उन्होंने कितने लोगों को घर लाने में सहायता की है, वो बताएं उन्होंने क्या किया। वो केवल जो है तो नुक्ताचीनी कर रही है, राज्य की और केंद्र की सरकार को जो है तो डिस्टर्ब कर रही है।
चमोली से अगली बड़ी खबर आ रही। यहां नारायण बगड़ परखाल रोड पर हादसा हो गया। सड़क चौड़ीकरण के दौरान पहाड़ी से मलबा आ गिरा और मलबे के चपेट में एक शख्स आ गया। वहीं दूसरा शख्स नीचे गंभीर रूप से घायल हो गया। दबकर नीचे गिरे शख्स को लोगों ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला, जबकि मलबे में दबे शख्स को निकाले जाने का काम अभी भी जारी है। जेसीबी मशीन की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। यह हादसा दरअसल पालछूनी के पास का है। तो ये तस्वीर हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं कि किस तरह से मलबा गिरा, उसके बाद में एक व्यक्ति को वहां से निकाला गया, उसकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं। और जो व्यक्ति दबे हैं उसके लिए वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब मलबा आया। एक शख्स अभी दबा हुआ है, एक अन्य शख्स गंभीर रूप से घायल होगा, जिसे निकाला गया है। ये जेसीबी की मदद से फिलहाल मलबे को हटाया जा रहा है। नारायण बगड़ परखाल रोड का यह मामला है। यह हादसा वहां पर हुआ। ये वो हम जगह दिखा रहे हैं जहां पर मलबा गिरा किस तरह से ऊपर, और फिलहाल जेसीबी मशीनों के जरिए, स्थानीय प्रशासन के जरिए इन चीजों को फिर से दुरुस्त किया जा रहा है। और बड़ी चीज यह है कि एक व्यक्ति अभी भी दबा हुआ है, उसको भी निकालने की कोशिशें जारी हैं। एक जो व्यक्ति था उसको निकाला गया और गंभीर रूप से वो घायल हो गया। लेकिन ये मंजर देखिए किस तरह से सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा था। इस दौरान पहाड़ी से मलबा आया और गिरा। मलबे के चपेट में एक शख्स आ जाता है और दूसरा शख्स जो है वो नीचे गिरने से गंभीर रूप से घायल भी हुआ। नीचे गिरे शख्स को लोगों ने रेस्क्यू करके तो बाहर निकाल लिया। प्रभात पुरोहित हमारे सहयोगी चमोली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रभात, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा और यह हादसा हुआ कैसे? आशीष, बताना चाहूंगा आज 11 बजे के लगभग ये हादसा हुआ है। नारायण बगड़ परखाल जो मोटर मार्ग है, सड़क चौड़ीकरण का काम यहाँ पर चल रहा था और यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण के दौरान सड़क जाम होने के चलते दोनों और जो है वाहनों की लाइनें लगी हुई थी। इसी दौरान जो है पहाड़ी कटिंग के चलते जो मलबा है वो नीचे आ गया और जो किनारे पे खड़े थे बाइक सवार दो लोग, वो जो है मलबे की चपेट में आ गया और खाई में गिर गए। अभी जो दूसरा जो लापता युवक था उसका भी जो है खाई से मिल चुका है, उसको भी रेस्क्यू करके जो है अस्पताल ले जाया जा रहा है। हालांकि स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन अस्पताल में जाने के बाद ही वास्तविक परिस्थिति पता लग पाएगी। और अभी भी जो है यहाँ पर सड़क से मलबा हटाने का काम हटाया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना था कि 2 लोग थे और कुछ लोगों का ये कहना था कि 3 लोग थे। तो ये एक संदेह बना हुआ है कि 2 लोग थे या 3 लोग थे। हालांकि जो 2 लोगों की बात थी, तो 2 लोगों को अभी तक यहाँ से रेस्क्यू करके निकाला जा चुका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, आप नजर बना के रखिए, आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट जरूर लेंगे। तो ये जानकारी प्रभात दे रहे थे कि नारायण बगड़ परखाल रोड पर यह हादसा हुआ। उधर कोटद्वार के जशोधरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के पीएल स्टील फैक्ट्री में 2 मजदूरों की ट्रक के नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई। दोनों मजदूर बिहार के रहने वाले थे। घटना सुबह 4 बजे की है, जब फैक्ट्री में काम करने के बाद दोनों मजदूर फैक्ट्री के भीतर सो रहे थे। इस दौरान फैक्ट्री के भीतर एक ट्रक माल भरकर पीछे की ओर आ रहा था, जो गलती से दोनों मजदूरों के ऊपर चढ़ गया। ट्रक के नीचे दबने से दोनों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये जसोधरपुर कोटद्वार क्षेत्र में पीएल स्टील फैक्ट्री है। इसमें आज प्रातः 4 बजे 2 मजदूर रोड में लेटे हुए थे, जो फैक्ट्री के अंदर ही। तो एक वहीं फैक्ट्री के अंदर ही ट्रक ने इनको कुचल दिया, जिसके कारण इनकी डेथ हो गई थी मौके पर ही। आज प्रातः हमें सूचना मिली तो पुलिस बल के साथ हम लोग मौके पर गए। क्योंकि मजदूर काफ़ी आक्रोशित थे तो उनको समझा बुझा के शांत किया गया। इस बीच ऋषिकेश से एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक मंत्री सतपाल महाराज और उनकी पत्नी पूर्व विधायक अमृता रावत मंगलवार यानी कल एम्स ऋषिकेश से डिस्चार्ज हो सकती हैं। मंत्री सतपाल महाराज, उनकी पत्नी अमृता रावत, उनके 2 बेटे, पुत्र वधू, पोता समेत 7 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 30 मई को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया था। करीब 10 दिन से ज्यादा का समय अब बीत जाने के बाद सतपाल महाराज के 2 बेटों, दोनों बहू और पोते को 10 जून को ही होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया था। सतपाल महाराज और उनकी पत्नी को एम्स प्रशासन ने रिपोर्ट नेगेटिव आने तक एम्स में भर्ती रखा हुआ है। बताया जा रहा है कि अब दोनों लोगों को मंगलवार को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। कोटद्वार के एक कपड़ा व्यापारी और उसकी मां में कोरोना की पुष्टि होने के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। व्यापारी के कोरोना पॉजिटिव
पाए जाने के बाद मालिनी मार्केट को सील कर दिया गया है। साथ ही मालिनी मार्केट से लगे जिला परिषद मार्केट का भी 3 दिनों तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं व्यापारी और उसका परिवार जिस इलाके में रहता है उस इलाके को भी चारों ओर से सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले व्यापारी की मां फरीदाबाद में अपने रिश्तेदारों से मिलकर वापस कोटद्वार लौटी थी, जिसके बाद से उनमें कोरोना के लक्षण दिखाई दिए और बाद में संक्रमण परिवार में फैल गया। वहीं के पूरे परिवार को क्वारंटीन सेंटर में भर्ती कर दिया गया है। संज्ञान में आया कि उनकी 3 दुकानें मार्केट में, मालिनी मार्केट क्षेत्र में 3 दुकानें भी थी, तो एहतियात के तौर पे फिलहाल अगले 3 दिनों के लिए मालिनी मार्केट को और जिला परिषद मार्केट को बंद करने के आदेश भी निर्गत किए गए, ताकि उनका प्रॉपर एक जगह का सैनिटाइजेशन किया जा सके। हालांकि आज संडे होने के कारण एक रूटीन सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया वो भी गतिमान है। अगली बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। लॉकडाउन के दौरान नियम तोड़ने वाले प्रवासियों को बड़ी राहत अब मिल सकती है। बिना परमिशन के प्रदेश लौटे प्रवासियों को राहत देने की तैयारी चल रही है और सरकार ऐसे लोगों पर दर्ज केस वापस ले सकती है। फिलहाल पुलिस विभाग इसकी लिस्टिंग कर रहा है और जल्द ही इसका बड़ा ऐलान भी हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये प्रवासियों के लिए एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में लोग बिना परमिशन के ही अपने घरों को लौटे थे और अब इन्हें बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। चमत्कार को नमस्कार तो हर कोई करता है, अगर चमत्कार से किस्मत ही बदल जाए तो आस्था कहां कम हो सकेगी। ऐसी आस्था का केंद्र नैनीताल का कैंची धाम है, जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों के भक्तों के आस्था का केंद्र जरूर रहा, लेकिन इस बार अपने स्थापना दिवस पर लाखों लोगों के बीच नहीं बल्कि वो सूना है। कोरोना का असर इस बार नैनीताल के कैंची धाम के स्थापना दिवस पर भी पड़ा है। यहाँ 15 जून को हर साल आस्था का महाकुंभ लगता था, मगर इस बरस स्थापना दिवस पर यहाँ सूनापन साफ देखा जा रहा है। भक्तों की लंबी लाइन कोरोना संक्रमण से बंद मंदिरों के दरवाजों से दूर हो गई है, तो इस बार स्थापना दिवस को बड़ी ही सादगी से मनाया गया। न मालपुए और न ही कोई भीड़, बस मंदिर के पुजारी और प्रबंधन ने इस दिन को मनाया और कोरोना जैसी बीमारी से दूर रहने के लिए बाबा महाराज से दुआ मांगी। अब वो तो पहले तो बहुत लाखों लोग हिसाब से बनता था, इस प्रकार सिर्फ जो अंदर मंदिर में भोग जो पद्धति है पहले जो महाराज की समय से चली है, उतना ही भोग बनेगा, बना है उतना ही बसाल वहाँ भोग लग गया है। इसमें प्रदेश में पूरे संसार में पूरा जो है इसको हटाने महाराज ही हटाएंगे। उन्हें वही एक ऐसे हैं कि जो इस सब चीजों को कर सकते हैं। दरअसल कैंची धाम पर देशी नहीं बल्कि विदेशी भक्तों की भी आस्था जुड़ी है। इसी मंदिर पर कई कहानियां भी प्रचलित हैं। तो फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स को भी इसी मंदिर से कामयाबी मिली। इतना ही नहीं बल्कि चेचक जैसी बीमारी में लगे डॉक्टर को भी बाबा का आशीर्वाद मिला। अब 22 मार्च से मंदिर बंद तो है और 15 मई से होने वाले हनुमान चालीसा का पाठ भी भक्तों ने घर से किया। अब असर कारोबार पर जरूर दिख रहा है, मगर भक्त अपने बाबा पर विश्वास जता रहे हैं। बार असीम कृपा रही साहब बाबा की। हमारा एक बच्चा बीमार है, ये इसको वहाँ ले जा रहे हैं ना हम सेंट्रल हॉस्पिटल में, तो इसलिए इनकी महाराज की कृपा है, बचा दिया। बस हम तो इनका ही वरदान मांगते हैं। यही दुआ मांगी है कि इसको जल्दी जल्दी आशीर्वाद दें, सारे संसार को सुखी रखें, कोरोना से बचाए। जब से महाराज जी देखे सभी को दिया है महाराज जी ने। 15 जून को हर साल लाखों भक्त यहाँ अपनी किस्मत भी बदलने की कामना लेकर जरूर आते थे और कई लोगों को बाबा का प्रसाद भी मिला। हालांकि इस बार रौनक नहीं है, लेकिन आस्था कहीं से भी कम नहीं है। चमत्कार करने वाले बाबा का धाम सुना जरूर है, लेकिन घरों से पूजा कर रहे लोगों को अपने महाराज पर चमत्कार की पूरी आस है। ऐसे में एक दिन वो भी आएगा जिस दिन मंदिर के दरवाजे खुलेंगे और जो भक्त हैं वो अपने बाबा महाराज का दर्शन कर पाएंगे। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल।